खोज चुके स्कोप है का तारागणों है कुछ नहीं प्रकाश जो दूरी तय करता है वही 1 प्रकाश वर्ष है। तो ऐसे में अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो 1 लाइट ईयर में या 1 प्रकाश में 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, ट्रिलियन किलोमीटर समझे? 1000 अरब किलोमीटर जब होता है तब वो 1 ट्रिलियन कहलाता है। 1000 बिलियन, 1 बिलियन माने 1 अरब। 1000 बिलियन इक्वल टू 1 ट्रिलियन। तो ये दूरी तो हम जब भी अभी बात करेंगे ना तारों के बीच की दूरी तो हम इसी प्रकाश वर्ष का उपयोग करेंगे और एग्जाम में भी यही पूछेगा। एक प्रकाश वर्ष से भी बड़ी यूनिट है जिसका नाम है पारसेक। पारसेक और बड़ी यूनिट है। एक पारसेक में 3.3 कायदे से 3.26 है लेकिन याद करने के लिए 3.3 प्रकाश वर्ष आता है। लेकिन जनरली हम भूगोल पढ़ने के दौरान पारसेक का उपयोग नहीं करते हैं, प्रकाश वर्ष का ही उपयोग करते हैं। इसी से एक छोटी इकाई है, ये तो बहुत बड़ी इकाई यूनिट हो गई दूरी की। इससे छोटी है खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में इसे एयू भी कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है, 150 मिलियन किलोमीटर है। यही एक खगोलीय इकाई है, यही एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो एयू का उपयोग या खगोलीय इकाई का उपयोग जनरली हम सौर मंडल में ग्रहों के बीच की दूरी बताने के लिए करते हैं और प्रकाश वर्ष एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसका उपयोग हम तारों के बीच की दूरी या गैलेक्सी के बीच की दूरी बताने के लिए करते हैं। या गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी जो लेट ज्वाइन हुए हैं। अब आते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? ज्यादातर आपके एग्जाम में हिंदी में भी गैलेक्सी लिखते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी में इसे मंदाकिनी कहते हैं। गैलेक्सी और कुछ नहीं है, ये तारों का समूह है। इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स अलॉन्ग विद डस्ट एंड गैसेस। धूलकण तारों का ये समूह गैलेक्सी कहलाता है। तो ब्रह्मांड में जो तारे हैं ये छोटे छोटे समूह में हैं और ये समूह ही गैलेक्सी है। इनकी संख्या कितनी है ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अभी तक हमारी दूरबीन ने, हमारे टेलीस्कोप ने 2000 अरब गैलेक्सियां खोज ली हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड अबाउट 2 ट्रिलियंस गैलेक्सीज। और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हमारी दूरबीन, हमारे टेलीस्कोप का पावर बढ़ेगा, हम रोज सैकड़ों गैलेक्सियां और खोज रहे हैं। तो 2000 अरब गैलेक्सी हम खोज चुके हैं और एक गैलेक्सी में, सिंगल गैलेक्सी में लगभग 100 से 500 अरब तारे होते हैं। तारा क्या है? हमारा सूर्य एक बहुत छोटा सा तारा है। तो एक गैलेक्सी में 100 से 500 बिलियन स्टार्स और ऐसी-ऐसी 2000 अरब गैलेक्सियां हम लोगों ने खोज ली है। अब आप समझिए कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी सोच भी वहां तक नहीं जाएगी। ये है गैलेक्सियां, ढेर सारी गैलेक्सियां, ये सब गैलेक्सियां हैं। ये भी एक गैलेक्सी है, ये भी एक गैलेक्सी है। जो ये छोटी सी दिख रही है, ये भी एक गैलेक्सी है। ये जो धुंधली सी दिख रही है, ये भी गैलेक्सी है। ये जो बहुत छोटा सा दिख रहा है, ये भी गैलेक्सी है। जो एकदम पॉइंट की तरह दिख रहा है, ये भी गैलेक्सी है। और जो बहुत छोटा सा ये बिंदु एक दिख रहा है, बस एक पॉइंट दिख रहा है, ये भी गैलेक्सी है। ये इतना दूर है कि हमें एक पॉइंट की तरह दिख रही है। तो ये सब गैलेक्सियां हैं और अभी हम लोगों ने देखा कि ऐसी-ऐसी खरबों गैलेक्सियां मौजूद हैं ब्रह्मांड में और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। गैलेक्सियां मेनली 3 प्रकार के आकार में पाई जाती हैं। इनके 3 शेप्स होते हैं। पहला है एलिप्टिकल या अंडाकार, बस अंडे की तरह ये अंडाकार गैलेक्सियां हैं। दूसरा जो ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा है, ये है सर्पिलाकार या स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल माने ये स्पाइरल है। जब सांप बैठता है तो इसी तरह कुंडली मार के बैठता है। इसलिए हिंदी में इस आकार को क्या कहा गया? स्पाइरल कहा गया, सर्पिलाकार कहा गया। ब्रह्मांड में जितनी भी गैलेक्सियां हैं, 2/3 से भी अधिक का आकार यही स्पाइरल है। और इसी में हमारी गैलेक्सी भी है जिसका नाम मिल्की वे है और हमारी एक पड़ोसी गैलेक्सी भी है। एग्जाम का क्वेश्चन है कि अगर इतनी ढेर सारी गैलेक्सियां हैं तो इसी गैलेक्सी में एक हमारी गैलेक्सी होगी जिसमें हमारा सूरज होगा, जिसमें हमारी धरती होगी, पृथ्वी होगी, जिसमें हमारा चंद्रमा होगा। तो यही हमारी गैलेक्सी है और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, आकाश गंगा। क्यों इसे आकाश गंगा कहते हैं? क्योंकि जब रात में हम इसे अमावस्या की अंधेरी रात में जब आसमान में आप देखेंगे तो ये देखिए, ये एक धुंधला, एक तारों का समूह दिखाई देता है, एकदम सफेद की तरह दिखेगा हल्का। यही हमारी आकाशगंगा है। ऐसा लगता है आकाश में गंगा बह रही है, तो ये आकाशगंगा है। ऐसा लगता है आकाश में दूध की गंगा बह रही है, तो इसीलिए इंग्लिश में इसे मिल्की वे कहते हैं। मिल्की माने दूध और वे माने रास्ता। इसीलिए इंग्लिश हिंदी में इसे कहीं-कहीं दूध मेखला भी कहा जाता है, जो कि और कुछ नहीं है, इंग्लिश वर्जन मिल्की वे का ट्रांसलेशन है। तो ये मिल्की वे क्या है? ये हमारी गैलेक्सी है, ये हमारी मंदाकिनी है। और जैसा कि शुरू में हम लोगों ने देखा कि ये गैलेक्सी बहुत बड़ी होती है, अरबों तारे होते हैं। हमारी आकाशगंगा में लगभग 400 अरब तारे हैं। अबाउट 400 बिलियन स्टार्स हैं हमारी मिल्की वे में। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके मिल्की वे से डेटा से संबंधित पूछेगा। अगर साइड से हम देखेंगे तो हमारी गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा इसी तरह दिखाई देगी। और चूंकि अरबों तारे हैं और शुरू में ही मैंने बताया कि हमारा सूर्य भी एक तारा है छोटा-सा और सूर्य बहुत दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका मतलब ये आकाशगंगा जो हमारी है, ये बहुत बड़ी है।
और इसीलिए एग्जाम के कई क्वेश्चंस यहां पर इसके साइज से पूछते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि आकाशगंगा का एक छोर से दूसरे छोर के बीच की कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स ऑफ आवर गैलेक्सी इज। तो ये 1 लाख प्रकाश वर्ष है। मैंने शुरू में ही बताया क्लास के कि ब्रह्मांड में दूरी को हम प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर के संदर्भ में बताते हैं। तो हमारा आकाशगंगा ही जो है एक छोर से दूसरे छोर 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। यानी लाइट की स्पीड बहुत है, हम लोगों ने देखा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट जाती है। और हमारी आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में लाइट को 1 लाख साल लग जाएगा। तो ये एक पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आकाशगंगा का विस्तार कितना है, इनके दोनों कोनों के बीच की दूरी कितनी है। दूसरा, अगर हम कहते हैं कि ये हमारी गैलेक्सी है, ये हमारा आकाशगंगा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर हमारा सूर्य भी होगा, सन होगा। और ये एग्जाम का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आकाशगंगा के केंद्र से जो हमारा सूर्य है, ये कितना दूरी पर स्थित है। तो ये दूरी भी प्रकाश वर्ष में है, कहीं कहीं 30,000 भी दिया है, लेकिन ज्यादा एग्जैक्ट क्या है, 27,000 प्रकाश वर्ष हमारा सूर्य जो है, ये आकाशगंगा के केंद्र से दूरी पर स्थित है। और ये सब एस्टिमेटेड है, ये सब जो दूरियां हैं, ये किसी ने जाके मेजरिंग टेप से मेजर नहीं किया है, ये सब अनुमान लगाया गया है। और इसीलिए जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़िया होती है, इस डेटा में अंतर आता है। जैसे आज से 10 साल पहले ये आंकड़ा 32,000 प्रकाश वर्ष था, फिर कुछ समय बाद ये 30,000 प्रकाश वर्ष हुआ सूर्य की दूरी केंद्र से, और अब 27,000 पर सहमति बनी है। लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में ये 25,000 भी हो सकता है, ये 22,000 भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये दो फैक्ट्स हो गए जो कि एग्जाम में पूछा है। तीसरा फैक्ट ये है, आप देख सकते हैं कि आकाशगंगा के केंद्र में एक उभार है, एक स्फीयर, एक गोलाकार बना है। एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि ये जो गोला है जहां पर तारों का घनत्व बहुत ज्यादा है, तारों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसका डायमीटर पूछा एग्जाम में, इसका व्यास पूछा है, और इसका व्यास है लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष। तो ये तीन आंकड़े आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को देखा जाए, पहला, हमारी आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी 1 लाख प्रकाश वर्ष है। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी जब आई है तो कहा जा रहा है कि ये दूरी बढ़ के 2 लाख प्रकाश वर्ष तक हो सकती है। लेकिन अभी भी आपके एग्जाम में ये 1 लाख ही पूछ रहा है। इसी तरह सूर्य और आकाशगंगा के केंद्र के बीच की दूरी हम लोग ने देखा 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। और इसी तरह आकाशगंगा के मध्य में जो एक उभार है, इसका व्यास कितना है, 10,000 प्रकाश वर्ष है। ये जो बल्जिंग है उसका डायमीटर है। आकार की बात करें, आकार कैसा है, तो अभी हम लोग ने देखा कि ज्यादातर ब्रह्मांड में जो हमारी गैलेक्सियां हैं, ये सब क्या है, स्पाइरल है। 2/3 गैलेक्सियां स्पाइरल है। और ये एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, हमारी आकाशगंगा भी इस तरह क्या है, आप देख रहे हैं, इस तरह स्पाइरल है, इस तरह, ये वाला देखिए, तो यही क्या है, स्पाइरल है। हिंदी में मैंने बताया इसको कि इसी आकार को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सर्पिला कार कहते हैं। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई भी पिंड है वो स्टैटिक नहीं है, वो स्थिर नहीं है, वो लगातार मूव कर रहा है, वो लगातार बहुत ही तीव्र गति से गति कर रहा है। इसी तरह हमारी आकाशगंगा भी, और सब जितने पिंड हैं सब किसी ना किसी का चक्कर लगा रहे हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सूर्य हम लोगों ने देखा सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा 24 करोड़ वर्ष में करता है। सन रिवॉल्व्स अराउंड द सेंटर ऑफ मिल्की वे इन 240 मिलियन ईयर्स। यहां पर एग्जाम के दो और क्वेश्चन आ गए कि ये जो समय है जिसमें सूर्य परिक्रमा कर रहा है आकाशगंगा के केंद्र की 24 करोड़ वर्ष, यही एक कॉस्मिक वर्ष कहलाता है, यही एक गैलेक्टिक वर्ष कहलाता है। तो एग्जाम में तीन क्वेश्चन इस 24 करोड़ वर्ष से हैं। और इसी तरह जब सूर्य परिक्रमा कर रहा है तो हमारी आकाशगंगा भी किसी का चक्कर लगा रही है। अभी हमें पता नहीं है कि हमारी आकाशगंगा किसका चक्कर लगा रही है, लेकिन ये भी चक्कर लगा रही है। और जब चक्कर लगा रही है तो इसकी भी कोई स्पीड होगी, परिक्रमा करने की इसकी भी कोई वेलोसिटी होगी। और ये है 600 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में हमारी गैलेक्सी अपने सभी तारों के साथ, यह सिद्धि, इतनी स्पीड से आगे बढ़ रही है। जितनी भी गैलेक्सियां हैं, इन सब के केंद्र में सामान्यतः एक ब्लैक होल होता है। क्या होता है ब्लैक होल, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारी गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा के केंद्र में भी एक ब्लैक होल है, और इसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। ये प्री का क्वेश्चन है। लेकिन अगर ब्रह्मांड में, आकाश में ढेर सारी गैलेक्सियां हैं, और अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारी गैलेक्सी है, ये हमारी आकाशगंगा है, तो कोई ना कोई आकाशगंगा निश्चित ही हमारे सबसे क्लोज होगी, चाहे ये हो या कोई हो। सैजिटेरियस ए स्टार नाम है। ये एग्जाम का एक क्वेश्चन है कि कौन सी गैलेक्सी हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक है, और ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका नाम है देवयानी। जनरली हिंदी में एग्जाम में नहीं दिया है, अंग्रेजी शब्द इसका ज्यादा फेमस है, एंड्रोमेडा, और हिंदी में भी एंड्रोमेडा लिख के देता है। ये निकटतम गैलेक्सी है जो कि 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स है, यानी कि ये 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है हमारी गैलेक्सी से। और जैसा कि आप जानते हैं, जैसे हमारे स्कूलों में होता है, स्कूल में क्या होता है, हमारे ग्रुप्स हो जाते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल बन जाता है। हमारे क्लास में 50 बच्चे हैं तो 3-4 बच्चों का अपना दोस्तों का ग्रुप हो जाता है। इसी तरह
ये आकाशगंगा और ये एंड्रोमेडा दोनों ही एक छोटे ग्रुप के मेंबर हैं और उस ग्रुप का नाम है लोकल ग्रुप। उसका नाम ही है लोकल ग्रुप। तो ये तो हमारे क्लास में क्वेश्चन गौतम जी 2 मिनट बाद। मैंने शुरू में ही कहा बीच में क्वेश्चन नहीं। 2 मिनट में अभी ये खत्म हो रहा है पार्ट, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्लास में 2-3-4 बच्चों का एक ग्रुप होता है। ये छोटा ग्रुप है। लेकिन इसी तरह आप जानते हैं सभी स्कूल में हाउस होते हैं। रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस या गांधी हाउस, सुभाष हाउस, वो बड़ा ग्रुप होता है। तो इसी तरह एक बड़ा ग्रुप भी है जिसके हमारी आकाशगंगा और एंड्रोमेडा दोनों मेंबर हैं और इस बड़े ग्रुप का नाम है वर्गो सुपर क्लस्टर। तो यहां पर 2 क्वेश्चन है। अगर छोटा ग्रुप पूछे तो लोकल ग्रुप नाम है और अगर बड़ा ग्रुप पूछे तो वर्गो सुपर क्लस्टर है। ये टॉपिक हो गया है आकाशगंगा। अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे स्टार्स यानी तारे। लेकिन उसके पहले अगर आपके पास कोई सवाल है, जैसा कि मैंने कहा मैं बीच-बीच में आप लोगों से आपके डाउट्स पूछूंगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यस, कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी हो। गौतम जी का प्रश्न है सर ये माने डिसाइड कौन करता है हिंदी का? ये जो हमारे यहाँ जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ज्योग्राफिकल इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पर कई प्रोफेसर्स बैठते हैं, वो करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई भी राइटर जब अपनी किताब लिखता है, तो उसका ट्रांसलेशन अपने तरीके से कर देता है। इसीलिए अंग्रेजी में जो शब्द है, उसके हिंदी में कई शब्द मिलते हैं, क्योंकि हर राइटर अपने लिए एक नया शब्द उसमें उसी का पर्यायवाची, क्योंकि पर्यायवाची खूब होते हैं ना, तो सन है तो कोई उसको सूरज कहेगा, कोई सूर्य कहेगा, ठीक है? ये होता है। तो इसी तरह आप देखेंगे ना कई नाम मिलेंगे, जैसे बायोलॉजी वगैरह में देखोगे ना, तो एक ही के 2 नाम होंगे, ठीक है? चलिए और क्वेश्चन ब्लैक होल सभी आकाशगंगा में होता है? लगभग। क्यों होता है ये अभी हम लोग देखेंगे प्रीति। आकाशगंगा और गैलेक्सी अलग है। आप लेट ज्वाइन की हैं सरिता। मैंने बताया था कि गैलेक्सी अरबों तारों का समूह है। इसी में एक समूह ऐसा है जिसमें हमारा सूर्य है, तो वो हमारी गैलेक्सी है, उसका नाम आकाशगंगा है। जैसे हो गया साबुन, लेकिन साबुन तो कई हैं, लक्स भी है, मार्गो भी है, मेडिमिक्स भी है, सबके नाम अलग-अलग हैं। इसी तरह गैलेक्सीज़ कॉमन है, लेकिन फिर सबका नाम दिया गया, तो हमारी गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा है। ठीक है? सरिता, ज़रीन का क्वेश्चन है सर मेंस में भी नहीं, मेंस में ये नहीं आता है। ये टॉपिक मेंस में नहीं आता है। मेंस में आगे आएगा। विश्वजीत जी पर क्वेश्चन आपका आधा है, तो विश्वजीत जी पूरा क्वेश्चन लिखिए। किस पर मैं आपको क्या लिखना चाहता हूँ? सर अर्थ के नियरेस्ट कौन सी गैलेक्सी है? मैंने बताया एंड्रोमेडा। ठीक है सौरभ? एंड्रोमेडा। क्योंकि हमारे सूर्य के नज़दीक एक तो हमारी ही गैलेक्सी आकाशगंगा, तो ज़्यादा बेटर क्वेश्चन होगा कि हमारी आकाशगंगा के नज़दीक कौन-सी गैलेक्सी है। ठीक है? बायोलॉजिकल नेम इसमें नहीं आता है, वो बायोलॉजी में आता है। और कोई सर आपके लिए हो गया। गैलेक्सी ब्लैक होल ये अभी हम लोग वैसे भाई देखेंगे कि ब्लैक होल क्या होता है। अभी आज ही देखेंगे थोड़ी देर में। और कुछ? हाँ, देवयानी उसका हिंदी में नाम है, एंड्रोमेडा का स्मिता। और कोई प्रश्न? मैं आपको इतनी बार पूछूँगा ना कि कुछ पूछना है कि आप खुद ही थक जाएँगे। मैं एक ऐसा अलग टीचर हूँ, जो इतनी बार आपसे पूछेगा बीच-बीच में कि आपके पास पूछने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। हम लोग क्लास में ही इतना समझ लेते हैं कि ये जो डाउट क्लासेस होती हैं, उसमें कुछ बचता ही नहीं है। कोमल, ये सब मैंने कहा ना कि अलग-अलग राइटर अपने लिए अपने को ज़्यादा एक्सक्लूसिव दिखाने के लिए अंग्रेजी शब्द को अलग-अलग नाम से दर्शाते हैं। तो उसी में एरावत पथ एक है। एरावत आप सभी जानते हैं इंद्र जी का हाथी। तो कहीं-कहीं आकाशगंगा को ही एरावत पथ कहा गया है। लेकिन इसका कोई बहुत वो नहीं है। कुछ जगहों पर मेंशन है। यस, बिल्कुल एमसीक्यू की क्लास ज़रूर किया करिए, जैसा कि निशि करती है या बाकी अन्य लोग करते हैं। रात में मेरी 10:30 बजे वाली एमसीक्यू क्लास कौन करता है, जो कि नंबर 1 क्लास है आपकी। अभी इंडियन पॉलिटी की चल रही है। आज हम लोग राज्य विधानसभा के सारे प्रश्न करेंगे। कौन-कौन करता है आप में से? या गुड मॉर्निंग सोनी। प्रिया करती है, वेरी गुड। माला भी करती है, वेरी गुड। टीना को टाइम नहीं पता। अच्छा, इशू रिकॉर्डिंग करती है, बीच में लाइव भी आती है। सक्सेस, सोनी, लुब्ना सभी करते हैं। और अगर आप लोगों ने कोई ऐसा है जो मेरी क्लास नहीं करता है, ज़रूर आइए, केवल 5 मिनट के लिए आइए। ये ऐप पे क्लास चलती है, बायजूस ऐप पे, रात में 10:30 बजे मंडे टू फ्राइडे। यहाँ हम लोग चैप्टर वाइज़ क्लास करते हैं। एक चैप्टर उठाते हैं, उससे सारे क्वेश्चन करते हैं। आज का टॉपिक है स्टेट लेजिस्लेचर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट, यानी कि राज्य विधानमंडल, मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रिपरिषद। ठीक है, आगे बढ़ें। टेलीग्राम आईडी अंशु पूछ रही है। हाँ, टेलीग्राम में डेली क्लास का लिंक भी जाता है। सैटेलाइट माने जो दूर है, तो जो दूर पर गैलेक्सी है, वो सैटेलाइट गैलेक्सी है। ठीक है, और कुछ? यस, बिल्कुल इशू, थैंक यू। वो नंबर 1 क्लास है। 100 से अधिक बच्चे उसमें लाइव होते हैं। मांग लीजिए, ये देखिए निक्की ने मदद कर दिया। निक्की, थैंक यू निक्की। आगे बढ़ें, कोई डाउट नहीं है? शो करे या ना करे, क्लास वो 2.5 साल से चल रही है अनिरुद्ध जी। कभी-कभी क्लास लेट लगती है, वो क्लास लेकिन शो कर रही है, अभी भी शो कर रही है। कभी-कभी बीपीएससी पे शो नहीं करती है, तो यूपीएससी प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाया करिए। ठीक है? वैसे वो सब जगह क्लास चलती है, लेकिन यूपीएससी प्लेटफ़ॉर्म सबसे बड़ा है, तो जब भी आपको लगे कि बीपीएससी पर वो क्लास 10.5 क्लास तो होती ही है। 2.5 साल से लगातार वो क्लास हो रही है, मंडे टू फ्राइडे। आज भी होगी, लास्ट फ्राइडे को भी हुई थी। थैंक यू अश्विनी बहन, थैंक यू ईशू बहन। नहीं, 9 बजे मेरी पेड क्लास होती है। ठीक है? 10:30 बजे ही होगी। आगे बढ़ें? चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब डाउट को बंद करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद फिर हम लोग हाँ, हर सब्जेक्ट का होता है, अभी पॉलिटी का हो रहा है, इसके बाद फिज़िक्स का होगा और इसके बाद केमिस्ट्री होगा और फिर इसके बाद हम लोग बायोलॉजी करेंगे और फिर उसके बाद ज्योग्राफी करेंगे, हिस्ट्री भी करते हैं। हिस्ट्री तो हम लोग इतना ज़्यादा करते हैं, 80 क्लासेस हो जाती हैं। ठीक है? और कोई डाउट लेना है? आगे बढ़ें? चलिए, अब हम लोग देखते हैं तारों के बारे में, कि तारे क्या हैं? तारे का डेफिनिशन क्या है? क्या आप बता सकते हैं? यस, कोई भी बता सकता है कि तारा क्या है? बताएँ? वेरी गुड, राहुल भाई ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तारे का केवल एक ही डेफिनिशन है। क्या है? कोई भी आकाशीय पिंड जिसका स्वयं का प्रकाश हो, एनी हेवनली बॉडी हैविंग इट्स ओन सोर्स ऑफ लाइट इज नोन एज़ स्टार। ये है तारा, ये है हमारा सूर्य। हमारा सूर्य भी एक तारा है। बिल्कुल धनंजय भाई। यस धनंजय जी, गुड मॉर्निंग। तो यही तारे का एकमात्र डेफिनिशन है। बस स्वयं का प्रकाश हो, आकाशीय पिंड हो। लेकिन तारों का जन्म कहाँ होता है? तारों की जन्म स्थली क्या है?
ये एग्ज़ाम का प्री का फिर मैंने बताया मेंस का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, सब प्री के हैं तो छोटे-छोटे क्वेश्चन्स हैं। तारों का जन्म निहारिका या नेबुला में होता है। लेकिन ये नेबुला क्या है? ये है नेबुला। अनिरुद्ध जी बीच में कोई डिस्कशन नहीं। अब 10 मिनट बाद जब मैं फिर कहूँगा, बीच में क्वेश्चन नहीं। ठीक है? ये नेबुला है और ये और कुछ नहीं है, ये बादल है। ये गैस का बादल है। ये धूल कण का बादल है। और अगर आप में से कुछ लोग फिज़िक्स बैकग्राउंड के होंगे, जो कि बिल्कुल होंगे, तो आप जानते होंगे कि अगर यहाँ धूल कण सब हैं, न्यूटन ने एक नियम दिया था कि कहीं पर भी अगर कोई पिंड है या धूल का कण भी है, तो ये सब एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये सब एक-दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसी तरह अट्रैक्ट करके ये पास आ जाते हैं। इनकी डेंसिटी, इनका घनत्व बढ़ जाता है और तब ये धीमे-धीमे तारे का रूप लेते हैं। तो एग्ज़ाम में कल केवल यही पूछेगा कि तारों का जन्म कहाँ होता है? तो नेबुला में होता है और अगर पूछेगा कि नेबुला क्या है? तो ये धूल कण और गैस का समूह है। एग्ज़ाम में पूछा है तारों में कौन-सी गैस पाई जाती है? तो तारों में मेनली 2 ही गैस है। पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। यहाँ पर फिर फिज़िक्स का एक प्रक्रिया आ गई। 2 हाइड्रोजन जब मिलते हैं, तब क्या बनता है जल्दी बताइए? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ज़्यादातर लोगों ने सही बताया। तब हीलियम बनता है। लेकिन इस दौरान बहुत ही ढेर सारी ऊर्जा भी निकलती है। यही प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है। तारों में यही हो रहा है। तारों के जो हाइड्रोजन हैं, वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं और इस दौरान जो एनर्जी निकल रही है, यही एनर्जी लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में, यही एनर्जी हीट या ऊष्मा के रूप में निकल रही है। तो ये एग्ज़ाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य में प्रकाश किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन है। इसी के कारण हमारे सूर्य से लाइट निकल रही है, हीट निकल रही है। ये किसी भी तारे के लिए सत्य है। तारे सामान्यतः एक समूह में पाए जाते हैं और जब ये समूह किसी एक विशेष आकार में होते हैं, ये आकार जनरली होता नहीं है, ये केवल हम महसूस करते हैं। जैसे ये देखिए, कई तारों को मिला दिया, तो हमने कहा कि अरे एक आदमी ढाल लेके तलवार और ढाल लेके खड़ा है। तो ये तारों का एक समूह हो गया और इसे ही हम तारामंडल कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स विथ परसीव्ड पैटर्न्स और माइथोलॉजिकल पर्सन। हम महसूस करते हैं कि ये एक आकार में है। एक्चुअल में ये कोई आकार है नहीं। यहाँ पर भी देखो, हमारी जो राशियाँ हैं, हम कहते हैं ये सिंह राशि है। तो सिंह राशि हम क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ तारों को मिलाते हैं, तो हम कहते हैं ये शेर की तरह दिख रहा है। तो ये सिंह राशि हो गई। इसी तरह कई तारों को हमने मिलाया, तो हमने कहा ये तो बिच्छू की तरह है। तो इसे हमने वृश्चिक या स्कॉर्पियो कह दिया। ठीक है? तो इसी तरह ये हम केवल महसूस करते हैं, एक्चुअल में ऐसा कोई आकार है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार इस तरह के 88 तारामंडल या कॉन्स्टेलेशंस हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। कितने हैं? 88। लेकिन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी इस तरह के समूह की बात की गई है, लेकिन यहाँ उसको तारामंडल नहीं कहा जाता है, इसे नक्षत्र कहते हैं। तो नक्षत्र भी तारों का समूह है और ऐसे में अगर भारतीय ज्योतिष विज्ञान की बात करें तो 27 नक्षत्र हैं, कहीं-कहीं 28 भी माना गया है। तो कई हैं, जैसे देखो अपनी अश्विनी बहन है, अश्विनी, रोहिणी, रेवती, ये सब क्या हैं? नक्षत्र के नाम हैं। नहीं 88 है। कुछ जगहों पर कहा ना एक आध एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया ना नक्षत्र 27 है, कहीं 28 भी मिल जाता है, कोई एक्स्ट्रा बाद में ऐड कर दिया जाता है एक के पीछे। ठीक है? इसी तरह 88 है, कहीं-कहीं एक और जोड़ा गया तो ये 89 कहा लेकिन एग्ज़ाम में 88 ही पूछेगा एकदम मत घबराइए। तो ये तारामंडल है। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है, जब इन पूछेगा कि कॉन्स्टेलेशंस की संख्या कितनी है, तब आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि 88 वाला आंसर दें कि 27 वाला। तो इसलिए हमेशा हिंदी वर्ज़न देख लिया करिए, क्योंकि हिंदी वर्ज़न में दोनों का नाम अलग है। ये तारामंडल है 88 और जबकि नक्षत्र अगर लिखा होगा तब आप आंसर देंगे 27 या 28 यही एक तरीका है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन है, तारे की मृत्यु। हम लोगों ने देखा कि मेनली तारे में हाइड्रोजन गैस है और ये 2 हाइड्रोजन जब मिलते हैं, तब हीलियम का निर्माण करते हैं तथा ढेर सारी ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया अरबों साल तक चलती रहेगी, तो एक दिन सारा हाइड्रोजन क्या होगा? हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा और इसीलिए तारों में केवल यही 2 मेन गैस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम और लगातार हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब जैसे-जैसे तारा बूढ़ा होता जाएगा, किसकी मात्रा बढ़ेगी बताइए? हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ेगी कि हीलियम की मात्रा बढ़ेगी? अगर उसकी उम्र ज़्यादा हो रही है। यस, जैसे-जैसे समय गुज़रेगा, हीलियम ज़्यादा हो जाएगा और हाइड्रोजन कम होता जाएगा और एक दिन ऐसा भी आएगा कि सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा। तो जब कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तो क्या ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया आगे जारी रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। क्योंकि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है कि हाइड्रोजन हो, तभी तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन मिलके हीलियम में कन्वर्ट होंगे। तो ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, ये न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस जैसे ही हाइड्रोजन एक दिन समाप्त होगा, होना ही है, क्योंकि लगातार हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। सूर्य भी समाप्त हो हर तारे समाप्त होंगे तो सूर्य क्यों नहीं होगा? तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे बंद हुआ, तो हीलियम तो रहेगा, लेकिन ये जो ऊर्जा निकल रही है, ये ऊर्जा निकलना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया ही बंद हो गई और जब ऊर्जा निकलना बंद हो गई, जब लाइट निकलना बंद हो गई, तो याद करिए तारे का डेफिनिशन क्या था? अभी मैंने तारे का डेफिनिशन बताया। वह आकाशीय पिंड जिसमें स्वयं का प्रकाश हो और जब स्वयं का प्रकाश ही नहीं है, लाइट निकलना ही बंद हो गई, तो अब ये तारे की डेफिनिशन पर फिट नहीं बैठता है।
अब इसकी कोई लाइट नहीं है, तो अब ये तारा नहीं रहा और तब हम कहेंगे कि क्या हुआ? तारे की मृत्यु हो गई। तो तारे की मृत्यु माने इसका हाइड्रोजन जो है वो समाप्त हो गया है। जो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया थी, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया वो समाप्त हो गई। यही तारे की मृत्यु है। और तारे की मृत्यु ये तारे की साइज के अनुसार 3 रूप में होती है। लेकिन उसके पहले हम ये देखें, आप पहले ये बताइए, रेड कलर का टेम्परेचर ज़्यादा है कि ब्लू कलर का? बताइए। तापमान किसका ज़्यादा है? तो जिसका बैकग्राउंड फिज़िक्स नहीं है, वो बताएगा लाल, क्योंकि लाल हम कहते हैं गुस्से में लाल या लाल बहुत गरम दिखता है। लेकिन जो फिज़िक्स पढ़ा होगा, वो बताएगा ब्लू है। क्यों? क्योंकि ब्लू में एनर्जी ज़्यादा है। ब्लू में हाई एनर्जी है। क्यों? क्योंकि ब्लू में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ब्लू में आवृत्ति ज़्यादा है। रेड की फ्रीक्वेंसी कम है और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, उतनी ऊर्जा होती है और जितनी ऊर्जा होगी, उतना कलर ब्लू होगा। तो पहला तो ये फिज़िक्स का साइंस का एक क्वेश्चन है। खास तौर से अगर आप लोग फिज़िक्स में रहेंगे 10:30 वाली क्लास में, जो कि अगले महीने जुलाई से शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस महीने में 10:30 वाली क्लास में पॉलिटी समाप्त हो जाएगा, तो फिज़िक्स पढ़ेंगे और फिज़िक्स में क्वेश्चन कम होते हैं, वहाँ मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करता हूँ। तो वहीं पर मैं आपको डॉपलर इफ़ेक्ट पढ़ाऊँगा, डॉपलर प्रभाव पढ़ाऊँगा, तब ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। एग्ज़ाम के 2 क्वेश्चन वहाँ पर डॉपलर इफ़ेक्ट से भी है। तो याद रखना है कि ब्लू कलर माने गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है। रेड ठंडा होता है, कूल होता है ब्लू के मुकाबले और ब्लू वार्म होता है। तो होता क्या है, जब तारे की मृत्यु होती है, उसका हाइड्रोजन समाप्त होने लगता है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन किनारे किनारे पर समाप्त होता है। केंद्र में अभी भी ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन किनारे चूंकि हाइड्रोजन समाप्त हो गया है, तो ये नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया बंद हो जाती है। और जब बंद हो जाती है, तो गर्मी निकलना बंद हो जाती है। और जब गर्मी निकलना बंद हो गई, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? यस, टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा। और जब टेम्परेचर कम होता है, तो कौन कलर बनेगा? देखा जाए, लाल कलर बनेगा। इसीलिए जब तारे की मृत्यु होने वाली रहती है, तो उसके किनारे पर ये लालिमा आ जाती है। ये लालिमा इसीलिए है क्योंकि किनारों पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक गई है। अब वो ठंडा हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ये एग्जाम का क्वेश्चन है, रक्त दानव, लाल दानव या इंग्लिश में रेड जायंट। ये और कुछ नहीं है, बाहरी परत में नाभिकीय संलयन समाप्त हो गया है, जिससे कि तापमान कम हो जाता है और ये रंग इसका लाल हो जाता है। लेकिन इसके बाद अब साइज के अनुसार ये तारे की जो मृत्यु हो रही है, ये 3 कमर भाई बता रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है, बाकी लोग बताएँ। अगर आवाज़ आ रही है तो क्लियर लिखिए और नहीं तो नॉट क्लियर लिखिए। तो सभी को कमर भाई क्लियर है, आपका नेटवर्क इश्यू है, आप थोड़ा-सा रिफ्रेश कर लीजिए या आप बाहर थोड़ा-सा विंडो-विंडो के पास बैठ जाइए ताकि कोई इश्यू ना हो। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर तारा छोटा है, उसका भार, उसका मृत भार हमारे सूर्य से 1.4 गुना कम है। ठीक है? सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई भी तारा है और सूर्य हमारा अगर मान लीजिए, सूर्य हमारा 100 किलो है, तो इसका 1.4 गुना कितना हुआ? 144 किलो। तो किसी भी तारे का भार अगर 144 किलो से कम होगा, तो ये क्या बनेगा? ये श्वेत वामन बनेगा। ये क्या बनेगा? श्वेत वामन बनेगा। अभी आते हैं माही। यहाँ पर क्या होता है? क्योंकि तारे से गर्मी निकलना बंद हो गई, तो जब तारे से गर्मी निकलना बंद हो गई, तो वो ठंडा होने लगा। कोई भी तारा जब ठंडा होता है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा बताइए? उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? वो फैलेगा कि सिकुड़ेगा? वेरी गुड, कम होगा। और जब कम होगा, तो उसकी डेंसिटी या उसका घनत्व क्या हो जाएगा? आकार कम हो रहा है, आयतन कम हो रहा है, तो घनत्व क्या होगा? वेरी गुड, बढ़ेगा। तो इसीलिए श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ में डेंसिटी ज़्यादा होती है, अत्यधिक घनत्व होता है। लेकिन चूंकि अब हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, बंद हो गई है। यहाँ केवल कार्बन और ऑक्सीजन रह जाते हैं और हमारे आकाशगंगा में जितने भी तारे हैं, उनका आकार यही है। वो छोटे तारे हैं। और इसीलिए एग्जाम का यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा के 97% जो तारे हैं, ये श्वेत वामन बनकर मृत्यु को प्राप्त होंगे। एग्जाम में ये भी पूछा कि अगर हमारे सूर्य का हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है, हमारे सूर्य की मृत्यु होना है 5 अरब साल में हो जाएगी, वो क्या बनेगा? बताएं। हमारे सूर्य की अगर मृत्यु हुई, यस, क्योंकि ये भी 144 से कम है हमारा सूर्य, तो हमारा सूर्य भी श्वेत वामन बनेगा। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। यही श्वेत वामन है, दिखने में सफेद लगता है, क्योंकि इसका आकार कम हो गया है सिकुड़ते सिकुड़ते, तो इसीलिए इसको वामन कहते हैं। वामन माने बौना, ड्वार्फ माने छोटे साइज का। और ये सफेद दिख रहा है, तो ये श्वेत वामन है, व्हाइट ड्वार्फ है। यही जो 1.44 है, इसी को हम चंद्रशेखर लिमिट भी कहते हैं। इसी को हम चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं, जो कि दर्शाता है कि अगर इससे ज्यादा साइज हुई, तो ये तारा ब्लैक होल बन सकता है। यही 1.4 क्या है? चंद्रशेखर सीमा है। ये एग्जाम का एक और क्वेश्चन आया। श्वेत वामन और आगे जाके जब इसका सारा प्रकाश खत्म हो जाता है, तो ये काला हो जाता है, तब इसे हम काला वामन भी कहते हैं, ब्लैक ड्वार्फ भी कहते हैं। तारे का साइज छोटा हो गया। जब तारे का साइज छोटा हो गया, तो हम लोग ने देखा डेंसिटी, उसका घनत्व तो बहुत बढ़ गया। और जब डेंसिटी बढ़ गई, तो सारे एटम्स क्या हो गए? बहुत पास-पास आ गए। सारे परमाणु बहुत पास-पास आ गए और सभी परमाणु गतिशील हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन सब गतिशील हैं। और ऐसे में जब पास-पास आ गए, तो दोनों एक-दूसरे से लड़ने लगे। उनका घर्षण होने लगा, उनका फ्रिक्शन होने लगा। कहीं भीड़-भाड़ में जाइए, कोई मेला-वेला लगता है, तो आपने देखा है, सबके कंधे आपस में टकराते हैं, किसी के पैर टकरा रहे हैं, हाथ टकरा रहे हैं, उसी में मारपीट भी हो जाती है। तो यही यहाँ भी होता है। परमाणु आपस में रगड़ खाने लगते हैं, मारपीट होने लगती है और जब भी घर्षण होता है,
जब भी फ्रिक्शन होता है तो गर्मी निकलती है और फिर इसी गर्मी के कारण तारे में विस्फोट हो जाता है। यही सुपरनोवा कहलाता है। तो जब एग्जाम में बस एक लाइन में पूछा है कि तारे में जब विस्फोट होता है तो क्या कहलाता है? तो यही सुपरनोवा कहलाता है। इसी में एक और शब्द आता है नोवा। देखिए सुपर जब भी लग जाएगा, पहले निरमा वॉशिंग पाउडर आया, फिर सुपर निरमा आ गया। हैं? तो जब सुपर लग जाता है किसी चीज़ के आगे, तो इसका मतलब क्या है? और बड़ा, और हाई लेवल पे। तो सुपरनोवा जब संपूर्ण तारे में विस्फोट हुआ, होल स्टार एक्सप्लोडेड। लेकिन जब चूंकि तारा बहुत बड़ा है, केवल तारे का कुछ हिस्सा ही विस्फोट करता है, छोटा विस्फोट है, तब इसे हम नोवा कहते हैं। तो नोवा जब पूरे तारे में विस्फोट नहीं हुआ, छोटे से पार्ट में, और जब पूरा तारा ही विस्फोट में उड़ गया, ये देखिए, तो यही सुपरनोवा है। अब आते हैं न्यूट्रॉन स्टार। अभी हम लोगों ने देखा तारा अगर बहुत छोटा होगा, तो वो श्वेत वामन बनेगा। लेकिन तारा अगर मृत तारे का भार जब सूर्य से 1.44 गुना हो, उससे थोड़ा सा अधिक हो, तब ये न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है। यहां पर घनत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, यहां डेंसिटी और बढ़ जाती है क्योंकि इसका साइज बड़ा है। और ये आंखों से दिखाई देने वाला ये पूरे आकाश का सबसे डेंस हेवनली बॉडी है, सबसे घना पिंड है। यहां पर डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसमें चूंकि केवल न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए ये न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है। हमारी आकाशगंगा में भी इस तरह के कई न्यूट्रॉन स्टार हैं। अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन अगर कभी भी पूछे कि हमारे सूर्य के, हमारे पृथ्वी के, हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक स्थित कौन सा न्यूट्रॉन स्टार है, तो इसका नाम है कैलवेरा। कभी कभी यही न्यूट्रॉन, ये देखिए ये न्यूट्रॉन स्टार है, लेकिन कभी कभी यही न्यूट्रॉन स्टार बड़ी तेजी से चक्कर लगाने लगता है। यही न्यूट्रॉन स्टार जब तेजी से घूर्णन करता है, तब इसे पल्सर कहते हैं। और एग्जाम का प्रश्न है, इसी को लाइट हाउस ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। इससे लाइट बहुत निकलती है। कहीं कहीं क्वेसर को लाइट हाउस ऑफ द यूनिवर्स कहा गया, लेकिन नहीं, ये ज्यादा सही है। तो न्यूट्रॉन स्टार और पल्सर दोनों एक है। न्यूट्रॉन स्टार में मूवमेंट होता है लेकिन धीप कम होता है, लेकिन जब बहुत तेजी से मूवमेंट हो तो यही पल्सर है। लेकिन जब आकार सूर्य का आकार, तारे का आकार बहुत ज्यादा हो, यहां तक कि हमारे सूर्य से भी 3.2 गुना से भी अधिक हो, यानी कि वो ये बहुत बड़ा तारा है। जब छोटा तारा मृत्यु हुआ तो व्हाइट ड्वार्फ बना, मीडियम तारा मृत्यु हुआ तो न्यूट्रॉन स्टार बना। लेकिन जब बहुत बड़े तारों का अंत होगा, क्यों अंत हुआ हम लोग ने अभी देखा, उसका हाइड्रोजन समाप्त हो गया, तब यही तारे ब्लैक होल कहलाते हैं। कृष्ण छिद्र अब देखिए, अभी बात हो रही थी ना हिंदी वाले नाम कैसे रखते हैं, तो अब है ब्लैक होल। तो हमारे हिंदी में इसको ब्लैक को क्या किया गया, श्याम और विविर। किसी ने कहा कि श्याम तो कृष्ण का पर्यायवाची है, तो इन्होंने कृष्ण विवर कर दिया। फिर दूसरे आए बोले नहीं, होल के लिए ज्यादा सही छिद्र शब्द है, तो इन्होंने कृष्ण छिद्र कर दिया। लेकिन आज भी आपके एग्जाम में ज्यादातर केस में हिंदी में भी यही ब्लैक होल लिख के देता है। तो इसीलिए नाम में जब भी कंफ्यूजन हो, इंग्लिश वाला देख लिया करिए। तो यहां पर क्या है, यहां पर डेंसिटी और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि यहां तारे का आकार बहुत बड़ा है, और इसीलिए जब ये सिकुड़ेगा तो इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। मतलब समझ लीजिए कि हमारा सूर्य अगर ब्लैक होल बना, जबकि सूर्य ब्लैक होल नहीं बनेगा, हम लोगों ने देखा कि सूर्य क्या बनेगा, श्वेत वामन बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। लेकिन अगर केवल एज्यूम कर लें कि चलो हमारा सूर्य ब्लैक होल बनकर का दाना है, अगर सूर्य फुटबॉल है तो पृथ्वी मटर का दाना है, इतनी छोटी पृथ्वी है, और सोचिए वो सूर्य अगर ब्लैक होल बना तो केवल 6 किलोमीटर का रह जाएगा। लेकिन इसे क्यों ब्लैक होल कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसको नंगी आंखों से, नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता है। लेकिन इसको हम क्यों नहीं देख सकते हैं? तो इसका रीजन है कि ये अगर हमारी पृथ्वी है, ये अगर हमारी पृथ्वी है, हम किसी चीज को तभी देखते हैं जब उसका प्रकाश, उसकी लाइट हमारी आंखों तक आए। तो होता क्या है, क्योंकि यहां डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और अभी चर्चा हो रही थी न्यूटन महाशय की, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की, जब मैं नेबुला पढ़ा रहा था, तो न्यूटन ने एक फार्मूला दिया था। मैंने बताया ना, दो पिंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, इनके बीच में एक आकर्षण बल होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन ये फोर्स कितना होगा, तो न्यूटन महाशय ने फार्मूला दिया m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा ये बल होगा। तो ऐसे में ये तारा जो मृत हुआ, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, पूरा सिकुड़ गया है। हमने देखा बहुत छोटा आकार हो जाता है, लेकिन अभी भी उसके अंदर द्रव्यमान बहुत है। और चूंकि वो केवल एक छोटे से पॉइंट पर सिकुड़ गया है, इसलिए इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाता है, तो ये आसपास के तारों को क्या करता है, आसपास के तारों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। जब ये आसपास के तारों को समाहित कर लेता है, तो इसका द्रव्यमान और बढ़ जाता है। तब ये दूर के तारों को भी अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन अब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स और बढ़ गया। अब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा बढ़ गया कि अभी हम इस तारे को देख रहे हैं। लेकिन इस तारे को हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसकी लाइट पृथ्वी तक दिखाई दे रही है, इसका प्रकाश हमारी आंखों तक आ रहा है। लेकिन अगर रास्ते में एक ब्लैक होल पड़ गया, तो ये ब्लैक होल क्या करेगा, ये ब्लैक होल जो लाइट जा रही है उसके पार्टिकल्स को भी अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये जो पार्टिकल्स जा रहे थे, ये भी ब्लैक होल में चले जाएंगे। ब्लैक होल लाइट को भी अपने अंदर अट्रैक्ट कर रहा है, कोई लाइट बाहर नहीं जा रही है। और जब कोई लाइट बाहर नहीं जा रही है, तो ये हमें दिखाई नहीं देगा। जब कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती है, जब वहां से कोई लाइट नहीं रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, तब वो वस्तु हमें काली दिखाई देती है।
और इसीलिए इसका नाम है ब्लैक होल। इसे होल इसलिए कहा गया, इसे गड्ढा, इसे छिद्र इसलिए कहा गया क्योंकि जितने भी आस-पास के तारे हैं, सब इसमें गिर जा रखे हैं इस गड्ढे में। लेकिन हम कैसे कहेंगे? जब हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कैसे कहेंगे कि वहाँ पर एक ब्लैक होल है? तो इसका सिंपल तरीका यही है कि अगर आकाश में किसी पॉइंट पर हमें तारे जाते हुए दिखाई दें और फिर अचानक से गायब हो जाए, यही तो हो रहा है। सब तारे इसकी ओर जा रहे हैं, फिर इसमें समाहित हो जा रहे हैं, तारे गायब हो जा रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट पर जब वैज्ञानिक देखते हैं कि ढेर सारे तारे चारों तरफ से जा रहे हैं और गायब हो जा रहे हैं, तब हम कहते हैं कि वहाँ क्या है? वहाँ एक ब्लैक होल है। ये आज की पूरी कहानी थी। अब अगर आपके पास कोई डाउट हो, तो डाउट पूछ लें और जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं फिर से बता दूँ, मेरी एक बहुत ही जोरदार फ्री क्लास चलती है। ऐप पे बायजूस